Phase 2. What type of investor do you want to become? 20. Solving the 90-10 riddle का कोर मैसेज एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया पर बेस्ड है। दुनिया के फाइनेंशियल वर्ल्ड में सिर्फ 10% लोग कंसिस्टेंट तरीके से पैसा बनाते हैं, जबकि 90% लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। ये चैप्टर हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है और कैसे कोई भी व्यक्ति अपनी सोच और अप्रोच बदलकर उस 10% ग्रुप का हिस्सा बन सकता है। इस रिडल का जवाब नंबर्स या सीक्रेट स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि माइंडसेट में छुपा है। ऑथर ये बताते हैं कि ज़्यादातर लोग इन्वेस्टिंग को एक गेम या शॉर्टकट के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट में कोई सीक्रेट फॉर्मूला होगा जिससे तुरंत पैसा डबल हो जाएगा। इस सोच के चक्कर में 90% लोग इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो ग्रीड उन्हें और खरीदने पर मजबूर करती है, और जब मार्केट नीचे आता है तो फियर उन्हें जल्दी बेचने पर। रिजल्ट ये होता है कि वो हाई पर खरीदते हैं और लो पर बेच देते हैं। इसके ऑपोजिट जो 10% सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो मार्केट को इमोशनल नज़र से नहीं देखते। उनका फोकस डिसिप्लिन, एजुकेशन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर होता है। वो मार्केट के शॉर्ट टर्म नॉइस को इग्नोर करते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहते हैं। उनके लिए इन्वेस्टिंग कोई गैम्बल नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है। चैप्टर ये एम्फसाइज करता है कि सबसे पहले इंसान को ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो किस टाइप का इन्वेस्टर बनना चाहता है। क्या वो सिर्फ टिप्स और र्यूमर्स के बेसिस पर ट्रेड करेगा, या फिर वो नॉलेज हासिल करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझेगा, रिस्क को मेजर करेगा और पेशेंस रखेगा। ये चॉइस ही फ्यूचर का रिजल्ट डिसाइड करती है। ऑथर ये भी समझाते हैं कि 90% लोग एक्चुअली इन्वेस्टिंग की बेसिक एजुकेशन लेने से बचना चाहते हैं। वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, ब्रोकर्स, मीडिया या फ्रेंड्स पर। इस डिपेंडेंसी की वजह से उनका कंट्रोल उनके हाथ में नहीं होता, जबकि 10% लोग अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर खुद इन्वेस्ट करते हैं। वो समझते हैं कि नॉलेज ही उनका सबसे बड़ा एसेट है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो चैप्टर हाईलाइट करता है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। 90% लोग जब लॉस होता है तो मार्केट, गवर्नमेंट या किसी एडवाइज़र को ब्लेम कर देते हैं, लेकिन 10% लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और उनसे सीखते हैं। उनके लिए हर लॉस एक लेसन होता है, ना कि फेलियर। ये चैप्टर ये भी बताता है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स अपने लिए क्लियर गोल सेट करते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन नहीं करनी, बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करनी है। इसलिए वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं, रिस्क को मैनेज करते हैं और इमोशनल कंट्रोल रखते हैं। उनका फोकस प्रोसेस पर होता है, ना कि सिर्फ आउटकम पर। 90-10 रिडल का एक साइकोलॉजिकल एंगल भी है। ऑथर कहते हैं कि ज़्यादातर लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। वो रिस्की डिसीजंस लेने से डरते हैं या फिर बिना सोचे समझे रिस्की स्टेप ले लेते हैं। दोनों एक्सट्रीम्स उन्हें 90% कैटेगरी में रखते हैं। 10% लोग बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करते हैं। वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वो समझते हैं कि रिस्क को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन मैनेज ज़रूर किया जा सकता है। चैप्टर का एक सटल मैसेज ये भी है कि इन्वेस्टिंग एक पर्सनल जर्नी है। हर व्यक्ति को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, रिस्क टॉलरेंस और गोल्स के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। कॉपी करना या ब्लाइंडली फॉलो करना लॉन्ग टर्म में काम नहीं करता। ऑथर ये भी मेंशन करते हैं कि मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगी, इसलिए जो लोग परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते रहते हैं वो अक्सर अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स टाइमिंग के चक्कर में नहीं पड़ते, वो टाइम इन द मार्केट पर बिलीव करते हैं। पेशेंस उनका सबसे बड़ा वेपन होता है। 90-10 रिडल का सल्यूशन अल्टीमेटली एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन है। जब तक इंसान अपनी सोच नहीं बदलेगा, तब तक रिजल्ट नहीं बदलेगा। वेल्थ बिल्ड करने के लिए डिसिप्लिन, कंटिन्यूअस लर्निंग और इमोशनल मैच्योरिटी ज़रूरी है। इस चैप्टर का नैरेटिव हमें चैलेंज करता है कि हम खुद से एक सवाल पूछें, क्या हम मेजॉरिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो मार्केट को ब्लेम करता है, या मेजॉरिटी का जो अपनी डेस्टिनी खुद लिखता है। ये रिडल सिर्फ इन्वेस्टिंग तक लिमिटेड नहीं है, ये लाइफ के हर एरिया पर अप्लाई होता है। 90% लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, जबकि 10% सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। इन्वेस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये डिफरेंस और भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ नंबर्स और रिजल्ट्स सीधे नजर आते हैं। अंत में चैप्टर ये कंक्लूड करता है कि 10% इन्वेस्टर बनना कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। इसके लिए किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की ज़रूरत नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट एफर्ट और सही माइंडसेट की ज़रूरत है। जो व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रायोरिटी देता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और लॉन्ग टर्म विजन रखता है, वो धीरे धीरे 90% ग्रुप से निकलकर 10% कैटेगरी में आ सकता है। ये एक जर्नी है जो सेल्फ अवेयरनेस से शुरू होती है और डिसिप्लिन पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू रहती है। 90-10 रिडल का असली मतलब ये है कि रिजल्ट हमारी चॉइस का आउटकम है। अगर हम कॉन्शियसली चूज करें कि हम रिस्पॉन्सिबल, एजुकेटेड और पेशेंट इन्वेस्टर बनेंगे, तो हम भी उस छोटे लेकिन सक्सेसफुल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं।
इस नैरेटिव का सार यही है कि इन्वेस्टिंग का गेम बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा जीता जाता है। जो अपने इमोशंस, हैबिट्स और बिलीव्स को मास्टर कर लेता है वही मार्केट को भी मास्टर कर लेता है, और वही व्यक्ति 90-10 रिडल का सच्चा सोल्यूशन समझ पाता है। हर इन्वेस्टर अलग माइंडसेट के साथ मार्केट में एंट्री करता है और उसका रिजल्ट भी उसी हिसाब से शेप होता है। कहानी शुरू होती है उन लोगों से जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। ये वो कैटेगरी है जो अक्सर कंफ्यूज रहती है। इनके पास शायद थोड़ा पैसा होता है, थोड़ा इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस और डायरेक्शन की कमी होती है। ये लोग अक्सर दूसरों से पूछते रहते हैं, न्यूज़ देखते हैं, सोशल मीडिया पर टिप्स फॉलो करते हैं। उनका प्रॉब्लम नॉलेज की कमी से ज़्यादा क्लैरिटी की कमी होती है। वो मार्केट को एक कॉम्प्लेक्स जंगल समझते हैं जहां गलत कदम उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। फिर आते हैं वो लोग जो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करते। उनका मानना होता है कि इन्वेस्टिंग रिस्की है या फिर सिर्फ अमीर लोगों का काम है। ये लोग अपनी सैलरी पर डिपेंड रहते हैं और अपने पैसों को सेफ जगह पर रखने में ही सुकून महसूस करते हैं। रिस्क उनके लिए डर का दूसरा नाम होता है। वो सोचते हैं कि पैसा खोना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए वो ग्रोथ के चांस को भी अवॉइड कर देते हैं। इनका फोकस सिक्योरिटी पर होता है, लेकिन ये सिक्योरिटी कभी-कभी उन्हें फाइनेंशियल ग्रोथ से दूर कर देती है। एक तीसरी कैटेगरी उन लोगों की होती है जो प्रोफेशनल एडवाइजर्स पर पूरी तरह डिपेंड करते हैं। ये लोग इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन अपने डिसीजंस खुद नहीं लेते। उन्हें लगता है कि एक्सपर्ट्स उनसे बेहतर जानते हैं। इस अप्रोच में गलत कुछ नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इन्वेस्टर खुद कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं करता। अगर एडवाइजर गलत डिसीजन ले ले तो नुकसान का बोझ इन्वेस्टर को ही उठाना पड़ता है। इस कैटेगरी के लोग कभी-कभी अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं। फिर आते हैं वो लोग जो लॉन्ग टर्म सेवर्स होते हैं। ये डिसिप्लिन्ड होते हैं, रेगुलर सेविंग्स करते हैं, रिटायरमेंट प्लान्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनका अप्रोच सेफ और स्ट्रक्चर्ड होता है। ये लोग रिस्क को कम रखते हैं और स्टेडी ग्रोथ पर फोकस करते हैं। इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पेशेंस होती है, लेकिन कभी-कभी ये लोग ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं और हायर रिटर्न्स के मौके को मिस कर देते हैं। इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा उन इन्वेस्टर्स का है जो एक्टिव होते हैं। ये लोग मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, कंपनीज का एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। इनके लिए इन्वेस्टिंग एक लर्निंग प्रोसेस होता है। हर गेन और हर लॉस इनके लिए एक लेसन होता है। ये लोग रिस्क को समझते हैं और उसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ये ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, बल्कि अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। फिर एक और कैटेगरी होती है जो एंटरप्रेन्योर्स जैसी होती है। ये लोग सिर्फ स्टॉक्स या बॉन्ड्स तक लिमिटेड नहीं रहते। ये अपने खुद के बिजनेसेस क्रिएट करते हैं या डायरेक्टली वेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनका रिस्क लेवल हाई होता है, लेकिन रिवॉर्ड का पोटेंशियल भी हाई होता है। ये लोग मार्केट के रूल्स को सिर्फ फॉलो नहीं करते, कभी-कभी खुद रूल्स क्रिएट करते हैं। इनके लिए इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं, बल्कि वैल्यू क्रिएट करना होता है। चैप्टर का नैरेटिव ये हाईलाइट करता है कि इन कैटेगरीज का फर्क सिर्फ पैसा या एजुकेशन का नहीं, बल्कि माइंडसेट का है। दो लोग सेम इनकम के साथ बिल्कुल अलग इन्वेस्टर बन सकते हैं। एक डर की वजह से कुछ नहीं करेगा और दूसरा सीखने की वजह से आगे बढ़ेगा। इस कहानी में एक सटल ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज भी छुपा है। कोई भी इंसान एक कैटेगरी में परमानेंटली लॉक नहीं होता। अगर कोई अभी कंफ्यूज्ड इन्वेस्टर है तो वो नॉलेज और एक्शन के थ्रू एक्टिव इन्वेस्टर बन सकता है। अगर कोई सिर्फ सेवर है तो वो ग्रेजुअली अपना रिस्क एपेटाइट बढ़ा सकता है। ये एक डायनामिक जर्नी है। ये चैप्टर हमें एनकरेज करता है कि हम अपनी करंट पोजीशन को ऑनेस्टली इवैल्यूएट करें। क्या हम सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि हमें डर लगता है, या हम सिर्फ दूसरों के कहने पर पैसा लगा देते हैं बिना समझे, या हम एक्टिवली अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर काम कर रहे हैं। नैरेटिव का एक और इम्पॉर्टेंट एंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। हर कैटेगरी के साथ एक लेवल की जिम्मेदारी जुड़ी होती है। जितना ज़्यादा कंट्रोल आप अपने डिसीजंस पर लेते हैं, उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, लेकिन इसी के साथ ज़्यादा रिवॉर्ड का चांस भी होता है। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना एक प्रोसेस है जो सेल्फ अवेयरनेस से शुरू होता है। पहले आपको ये समझना पड़ता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। ये कॉन्शियस डिसीजन ही ग्रोथ का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इस नैरेटिव में एक मोटिवेशनल टोन भी है। ये कहता है कि हर इंसान के पास पोटेंशियल होता है अपनी फाइनेंशियल स्टोरी को चेंज करने का। ज़रूरी नहीं कि आप तुरंत एक्सपर्ट बन जाएं, ज़रूरी ये है कि आप लर्निंग के लिए ओपन रहें। अंत में ये चैप्टर ये क्लियर करता है कि कैटेगरीज लेबल्स नहीं बल्कि स्टेजेस हैं। जैसे स्कूल के ग्रेड्स होते हैं, वैसे ही इन्वेस्टिंग के लेवल्स होते हैं। आप एक लेवल से दूसरे लेवल पर जा सकते हैं अगर आप रेडी हैं सीखने और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। इस कहानी का सार ये है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा लगाने का काम नहीं, बल्कि खुद को डेवलप करने का सफ़र है। हर कैटेगरी एक मिरर की तरह है जो हमें दिखाती है कि हम कहाँ खड़े हैं, और जब हम अपनी पोजीशन को समझ लेते हैं तब हम कॉन्शियसली अपनी डायरेक्शन चूज कर सकते हैं।
आखिरकार ये नैरेटिव हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल रियलाइजेशन देता है। आप जिस कैटेगरी के इन्वेस्टर बनोगे, आपका फाइनेंशियल फ्यूचर उसी कैटेगरी के हिसाब से शेप होगा। चॉइस आपकी है और ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके हाथ में है। द एक्रेडिटेड इन्वेस्टर का चैप्टर एक ऐसे दरवाजे की कहानी सुनाता है जो हर किसी के लिए खुला नहीं होता, लेकिन जिसे समझना हर इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी होता है। ये सिर्फ एक लीगल टर्म या फाइनेंशियल लेबल की बात नहीं करता, बल्कि ये बताता है कि पैसा, पावर और अपॉर्चुनिटी के बीच का कनेक्शन कैसे काम करता है। इस नैरेटिव में हम देखते हैं कि फाइनेंशियल दुनिया में कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ उन लोगों के लिए रिजर्व्ड होते हैं जो सर्टेन इनकम या नेटवर्थ क्राइटेरिया को मीट करते हैं। इन्हें ही एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स कहा जाता है। कहानी शुरू होती है एक बेसिक सवाल से, क्या सब इन्वेस्टर्स को सेम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं? सरफेस पर देखा जाए तो लगता है कि मार्केट सबके लिए ओपन है, कोई भी स्टॉक खरीद सकता है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकता है या रियल एस्टेट डील कर सकता है। लेकिन जब हम थोड़ा गहरा देखते हैं तो पता चलता है कि कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जैसे वेंचर कैपिटल डील्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स या सर्टेन स्टार्टअप्स में इनिशियल फंडिंग राउंड्स आम पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होते। ये सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग और लीगली क्वालिफाइड होते हैं। इस चैप्टर का टोन ये समझाने वाला है कि एक्रेडिटेड इन्वेस्टर बनना सिर्फ पैसा होने का प्रूफ नहीं, बल्कि सिस्टम का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी है। गवर्नमेंट्स और रेगुलेटर्स ये मानते हैं कि हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट करें जो पोटेंशियल लॉस को हैंडल कर सकते हैं। अगर कोई इंसान फाइनेंशियली स्टेबल है, उसकी इनकम हाई है या उसका नेटवर्थ एक सर्टेन लेवल से ऊपर है, तो माना जाता है कि वो रिस्क को समझने और अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन नैरेटिव यहाँ एक ट्विस्ट देता है। ऑथर ये पॉइंट उठाता है कि सिर्फ इनकम या नेटवर्थ का हाई होना ऑटोमैटिकली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का साइन नहीं होता। बहुत लोग जो एक्रेडिटेड कैटेगरी में आते हैं, उन्होंने पैसा तो कमा लिया होता है, लेकिन इन्वेस्टिंग का डीप नॉलेज ज़रूरी नहीं होता। इसी तरह बहुत लोग जो एक्रेडिटेड नहीं हैं, उनके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसलिए ये लेबल एक लीगल फिल्टर तो है, लेकिन ये किसी की रियल इन्वेस्टिंग कैपेबिलिटी को परफेक्टली मेजर नहीं करता। कहानी आगे बढ़ती है और ये हाईलाइट करती है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग लेयर्स में होती है। पब्लिक मार्केट्स एक लेयर है जहां ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशन ज़्यादा होती है, यहाँ आम लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट मार्केट्स एक दूसरी लेयर है जहां डील्स एक्सक्लूसिव होती हैं, इन्फॉर्मेशन लिमिटेड होती है और रिटर्न्स का पोटेंशियल हाई होता है, लेकिन रिस्क भी इक्वली हाई होता है। एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स को इन प्राइवेट लेयर्स तक एक्सेस मिलता है। ये चैप्टर इनडायरेक्टली एक चैलेंज भी देता है। अगर आप अभी एक्रेडिटेड इन्वेस्टर नहीं हैं, तो क्या आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए रेडी हैं? ये सिर्फ एक स्टेटस सिंबल नहीं, बल्कि एक माइलस्टोन हो सकता है जो फाइनेंशियल ग्रोथ और डिसिप्लिन का रिजल्ट है। लेकिन साथ ही ये वार्निंग भी है कि सिर्फ स्टेटस अचीव कर लेना इनफ नहीं है। रियल गेम को तब शुरू होता है जब आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को समझकर वाइजली चूज करते हैं। नैरेटिव में एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन भी है। बहुत लोग एक्रेडिटेड स्टेटस को प्रेस्टीज के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि ये एलीट क्लब का मेंबरशिप कार्ड है। लेकिन अगर किसी के पास सिर्फ ईगो हो और एनालिसिस की कमी हो, तो हाई रिस्क प्राइवेट डील्स उन्हें हैवी लॉसेस भी दे सकती हैं। इसलिए चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि फाइनेंशियल एजुकेशन और ड्यू डिलिजेंस हर कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए एसेंशियल है, चाहे वो एक्रेडिटेड हो या नहीं। इस कहानी में एक और सटल बात सामने आती है। सिस्टम अपॉर्चुनिटीज़ को फिल्टर करता है, लेकिन माइंडसेट आपको ग्रो करता है। अगर कोई इंसान सिर्फ इस बात पर फोकस करे कि उसके पास एक्सेस नहीं है, तो वो विक्टिम मेंटालिटी में फंस सकता है। लेकिन अगर वो फोकस करे कि कैसे अपनी इनकम, एसेट्स और नॉलेज को इंक्रीज करे, तो वो ग्रेजुअली उन डोर्स तक पहुंच सकता है जो पहले क्लोज लगते थे। चैप्टर ये भी समझाता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी कम होती है। यहाँ इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में ईजिली अवेलेबल नहीं होती। इसलिए एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स को खुद रिसर्च करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट समझने पड़ते हैं और लॉन्ग टर्म लॉक इन पीरियड्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है। यहाँ लिक्विडिटी कम होती है, मतलब पैसा जल्दी निकालना मुश्किल हो सकता है। ये सब फैक्टर्स इस बात को रीइंफोर्स करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट्स हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होते। नैरेटिव का फ्लो एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन पर ले जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ इनकम से नहीं, ऑप्शंस से आती है। जब आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, तब आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड को कस्टमाइज कर सकते हैं। एक्रेडिटेड इन्वेस्टर बनना ऑप्शंस को एक्सपैंड करता है, लेकिन साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बढ़ा देता है। इस चैप्टर में एक मोटिवेशनल अंडरकरेंट भी है। ये कहता है कि अगर आप अभी उस कैटेगरी में नहीं हैं, तो इससे डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं। इसे एक गोल की तरह देखा जा सकता है। अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाकर, एसेट्स बिल्ड करके और लायबिलिटीज़ को मैनेज करके कोई भी इंसान ग्रेजुअली अपनी नेटवर्थ को इंप्रूव कर सकता है। लेकिन साथ ही ये याद रखना ज़रूरी है कि वेल्थ बिल्ड करने का अल्टीमेट एम सिर्फ एक लेबल पाना नहीं, बल्कि सस्टेनेबल और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना है।
कहानी के एंड में एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव मिलता है। एक्रेडिटेड इन्वेस्टर होना एक एडवांटेज हो सकता है क्योंकि आपको एक्सक्लूसिव डील्स का एक्सेस मिलता है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड और एजुकेटेड नहीं है तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज में भी बदल सकता है। इसी तरह अगर आप नॉन एक्रेडिटेड हैं लेकिन आप डिसिप्लिन्ड, पेशेंट और लॉन्ग टर्म थिंकर हैं तो आप पब्लिक मार्केट्स में भी स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इस नैरेटिव का सार ये है कि एक्रेडिटेड स्टेटस एक फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है, लेकिन रियल सक्सेस का थ्रेशोल्ड आपकी सोच, नॉलेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिस्टम आपको एक गेट तक ले जा सकता है, लेकिन गेट के अंदर का सफ़र आपको खुद तय करना होता है। पैसा एक्सेस दे सकता है, लेकिन विजडम डायरेक्शन देता है, और जब दोनों साथ आते हैं तब इन्वेस्टर सच में पावरफुल बन सकता है। रियल फर्क तब पड़ता है जब कोई इंसान पैसा हैंडल करने, रिस्क इवैल्यूएट करने और कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट्स को समझने की स्किल डेवलप कर लेता है। यही स्किल उसे क्वालिफाइड बनाती है। इस नैरेटिव की शुरुआत एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से होती है। हर अमीर इंसान जरूरी नहीं कि स्मार्ट इन्वेस्टर हो, और हर स्मार्ट इन्वेस्टर जरूरी नहीं कि एक्सट्रीमली अमीर हो। लेकिन जब कोई व्यक्ति फाइनेंशियल नॉलेज, एक्सपीरियंस और एनालिटिकल थिंकिंग को कंबाइन करता है तब वो ग्रेजुअली एक क्वालिफाइड इन्वेस्टर के रूप में इवॉल्व होता है। ये लेबल सिर्फ लीगल या रेगुलेटरी कैटेगरी नहीं, बल्कि एक माइंडसेट का इंडिकेटर है। कहानी में बताया जाता है कि इन्वेस्टिंग के वर्ल्ड में लेयर्स होती हैं। कुछ लोग बेसिक सेविंग्स और म्यूचुअल फंड्स तक लिमिटेड रहते हैं, कुछ लोग स्टॉक्स और बॉन्ड्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन क्वालिफाइड इन्वेस्टर उन लोगों को कहा जाता है जो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को समझने की कैपेसिटी रखते हैं, जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट्स, हेज फंड्स, स्ट्रक्चर्ड डील्स या सोफिस्टिकेटेड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। ये इन्वेस्टमेंट्स हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड दोनों हो सकते हैं, और इन्हें समझने के लिए सरफेस लेवल नॉलेज काफ़ी नहीं होता। चैप्टर का टोन रिफ्लेक्टिव है। ये रीडर को ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मैं सिर्फ पैसा लगा रहा हूँ या मैं सच में समझ कर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। क्वालिफाइड इन्वेस्टर बनना एक प्रोसेस है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना, कैश फ्लो एनालाइज करना, मैनेजमेंट क्वालिटी इवैल्यूएट करना और मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स को देखना शामिल होता है। ये सब एक दिन में नहीं आता। इसके लिए लगातार लर्निंग और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। नैरेटिव ये भी समझाता है कि क्वालिफिकेशन का मतलब सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, इमोशनल इंटेलिजेंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मार्केट अप्स एंड डाउन से भरी होती है। अगर कोई इंसान पैनिक में डिसीजन ले लेता है या ग्रीड में आकर ओवर इन्वेस्ट कर देता है तो उसकी क्वालिफिकेशन का कोई फायदा नहीं। क्वालिफाइड इन्वेस्टर अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। वो फियर और ग्रीड के बीच बैलेंस मेंटेन करता है। इस कहानी में एक और सटल थीम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। जितनी ज़्यादा नॉलेज और एक्सेस आपके पास होता है उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। क्वालिफाइड इन्वेस्टर ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता, वो हर अपॉर्चुनिटी को क्वेश्चन करता है। वो समझता है कि रिस्क को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन मैनेज किया जा सकता है। इसलिए वो डाइवर्सिफिकेशन, ड्यू डिलिजेंस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर फोकस करता है। चैप्टर ये भी हाईलाइट करता है कि कई लोग फाइनेंशियल सक्सेस को सिर्फ इनकम से मेजर करते हैं, लेकिन क्वालिफाइड इन्वेस्टर इनकम से आगे देखता है। वो असेट्स और लाइबिलिटीज का स्ट्रक्चर समझता है, वो कैश फ्लो के इंपॉर्टेंस को पहचानता है, वो टैक्स इम्प्लीकेशंस और लीगल फ्रेमवर्क्स को भी कंसिडर करता है। उसका अप्रोच होलिस्टिक होता है। नैरेटिव में एक कंपैरिजन भी मिलता है। एक्रेडिटेड इन्वेस्टर का स्टेटस फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड पर बेस्ड हो सकता है, लेकिन क्वालिफाइड इन्वेस्टर का स्टेटस कॉम्पिटेंस पर बेस्ड होता है। यहाँ एम्फोसिस ये है कि अगर आपके पास पैसा है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं तो आप वल्नरेबल हो सकते हैं, और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है तो आप ग्रेजुअली पैसा भी बिल्ड कर सकते हैं। कहानी का फ्लो एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाता है। शुरू में शायद कोई इन्वेस्टर सिर्फ सेफ और सिंपल ऑप्शंस चूज करता है। धीरे धीरे वो सीखता है, एक्सपेरिमेंट करता है, गलतियां करता है और उनसे लेसन्स लेता है। हर एक्सपीरियंस उसे मैच्योर बनाता है। एक स्टेज पर आकर वो कॉम्प्लेक्स डील्स को भी कामली इवैल्यूएट कर सकता है। यही स्टेज क्वालिफिकेशन की होती है। इस चैप्टर में एक मोटिवेशनल अंडरकरंट भी है। ये कहता है कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर बनना किसी एक्सक्लूसिव क्लब की मेंबरशिप नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन जर्नी का रिजल्ट है। अगर आप रेडी हैं सीखने के लिए, अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करने के लिए और लॉन्ग टर्म विजन डेवलप करने के लिए, तो आप ग्रेजुअली इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। नैरेटिव ये भी वार्न करता है कि ओवर कॉन्फिडेंस से बचना जरूरी है। कभी कभी थोड़ी नॉलेज लोगों को ये इल्यूजन दे देती है कि वो सब समझ गए हैं, लेकिन क्वालिफाइड इन्वेस्टर हमेशा हम्बल रहता है। वो जानता है कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। एक और इम्पॉर्टेंट एंगल ये है कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर अपने नेटवर्क का भी सही यूज करता है। वो एक्सपर्ट से कंसल्ट करता है, लेकिन उन पर ब्लाइंडली डिपेंड नहीं होता। वो एडवाइजर्स की बात सुनता है, लेकिन फाइनल डिसीजन अपनी एनालिसिस के बेसिस पर लेता है। इस तरह वो अपनी इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी दोनों मेंटेन करता है। कहानी के एंड में एक पावरफुल रियलाइजेशन मिलता है। इन्वेस्टिंग का अल्टीमेट गोल सिर्फ वेल्थ एक्यूमुलेट करना नहीं, बल्कि फाइनेंशियल विजडम डेवलप करना है। जब विजडम आता है तो वेल्थ सस्टेनेबल बन जाती है। क्वालिफाइड इन्वेस्टर का एसेंस यही है, नॉलेज, एक्सपीरियंस और डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन। इस नैरेटिव का सार ये है कि क्वालिफिकेशन एक स्टैटिक लेबल नहीं, बल्कि एक इवॉल्विंग स्टेट है।
हर इन्वेस्टर के पास चॉइस होती है कि वो सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस करे या पैसा समझने पर। जो दूसरा ऑप्शन चूज करता है वो धीरे धीरे क्वालिफाइड बन जाता है। और जब कोई इंसान क्वालिफाइड हो जाता है तो उसके डिसीजन सिर्फ लक पर डिपेंड नहीं करते, वो इन्फॉर्म्ड, बैलेंस्ड और स्ट्रेटेजिक होते हैं। आखिर में ये चैप्टर हमें ये समझाकर छोड़ता है कि फाइनेंशियल दुनिया में असली पावर एक्सेस से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से आती है। पैसा आपको दरवाजा दिखा सकता है, लेकिन क्वालिफिकेशन आपको उस दरवाजे के अंदर कॉन्फिडेंटली चलने की हिम्मत देती है। और वही हिम्मत एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर को ट्रूली क्वालिफाइड इन्वेस्टर बना देती है। द सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर एक ऐसा चैप्टर है जो इन्वेस्टिंग की दुनिया को एक नए नज़रिए से देखना सिखाता है। यहाँ फोकस सिर्फ पैसा लगाने पर नहीं, बल्कि उस लेवल तक पहुँचने पर है जहाँ इंसान मार्केट का हिस्सा बनने के बजाय सिस्टम को समझने लगता है। सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर बनना मतलब सिर्फ ज़्यादा पैसा होना नहीं, बल्कि ज़्यादा क्लैरिटी, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस होना है। नरेटिव की शुरुआत इस रियलाइजेशन से होती है कि दुनिया में इन्वेस्टर्स अलग अलग लेवल्स पर होते हैं। कुछ लोग सिर्फ सेविंग्स अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट तक लिमिटेड रहते हैं। कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एडवाइस पर डिपेंड रहते हैं। और फिर एक छोटा सा ग्रुप होता है जो सिस्टम को डीपली समझता है, नंबर्स को रीड करता है, ट्रेंड्स को एनालाइज करता है और अपने डिसीजंस खुद लेता है। ये ग्रुप ही सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स का होता है। सोफिस्टिकेशन का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग है। एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर इमोशनल नहीं होता। जब मार्केट ऊपर जाता है तो वो एक्साइटमेंट में कंट्रोल नहीं खोता, और जब मार्केट नीचे आता है तो पैनिक में डिसीजंस नहीं लेता। उसका फोकस लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर होता है। वो समझता है कि हर साइकिल का अपना टाइम होता है और हर अपॉर्चुनिटी का अपना कॉन्टेक्स्ट। इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट थीम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को सिर्फ नंबर्स के रूप में नहीं देखता, वो उन नंबर्स के पीछे की स्टोरी समझता है। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है लेकिन कैश फ्लो वीक है तो वो वार्निंग साइन समझता है। अगर डेट ज़्यादा है तो वो रिस्क इवैल्यूएट करता है। यहाँ से इन्वेस्टिंग एक गेसिंग गेम नहीं, बल्कि एनालिसिस का गेम बन जाता है। नैरेटिव ये भी समझाता है कि सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर सिस्टम के दोनों साइड्स को देखता है। मेजॉरिटी लोग सिर्फ पब्लिक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एडवांस्ड इन्वेस्टर्स प्राइवेट डील्स, स्टार्टअप्स, रियल एस्टेट स्ट्रक्चर्स और टैक्स एडवांटेजेस को भी एक्सप्लोर करते हैं। वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीदते, बल्कि पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं जिसमें उनका पैसा एफिशिएंट तरीके से ग्रो करे। एक और गहरा एस्पेक्ट ये है कि सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर नेटवर्किंग की वैल्यू समझता है। वो अकेला नहीं चलना चाहता, उसके पास मेंटर्स, एडवाइजर्स और एक्सपीरियंस्ड लोगों का सर्कल होता है। ये सर्कल उसे नए पर्सपेक्टिव्स देता है। यहाँ से इन्वेस्टिंग एक कोलैबोरेटिव एफर्ट बन जाता है, जहाँ नॉलेज शेयर होती है और अपॉर्चुनिटीज़ मल्टीप्लाई होती हैं। इस चैप्टर का टोन रीडर को इंटिमिडेट नहीं करता, बल्कि इंस्पायर करता है। ये कहता है कि सोफिस्टिकेशन कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं, बल्कि डेवलप की जा सकने वाली स्किल है। अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन पर फोकस करें, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखें और मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें, तो आप ग्रेजुअली उस लेवल पर पहुंच सकते हैं। हर सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर कभी बिगिनर ही था। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि उसने लर्निंग बंद नहीं की। नैरेटिव में रिस्क को भी रीडिफाइन किया गया है। कॉमन इन्वेस्टर रिस्क को अवॉइड करता है, लेकिन सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर रिस्क को मेजर करता है। वो जानता है कि हर इन्वेस्टमेंट में अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन अगर आप इन्फॉर्मेशन और प्रिपरेशन के साथ आगे बढ़ते हैं तो रिस्क मैनेजेबल हो जाता है। रिस्क इग्नोरेंस में होता है, नॉलेज में नहीं। चैप्टर ये भी हाईलाइट करता है कि सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर का माइंडसेट स्कैरसिटी से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट होता है। मेजॉरिटी लोग लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज देखते हैं और कंपटीशन फील करते हैं। सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर पॉसिबिलिटीज देखता है। वो नए मार्केट्स, नए आइडियाज़ और नए ट्रेंड्स पर नज़र रखता है। उसके लिए हर चेंज एक पोटेंशियल ओपनिंग होती है। इस नैरेटिव का एक इमोशनल लेयर भी है। सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर बनना सिर्फ पैसा कमाने का प्रोसेस नहीं, बल्कि पर्सनल ग्रोथ का जर्नी है। जब आप अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने लगते हैं, जब आप अपने डिसीजंस का ओनरशिप लेते हैं, तब आप इंटरनली भी स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ के दूसरे एरियाज में भी रिफ्लेक्ट होता है। एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज डिसिप्लिन का है। एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स तभी काम करते हैं जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो। अगर बेसिक फाइनेंशियल हैबिट्स वीक हैं तो सोफिस्टिकेटेड टूल्स भी फेल हो सकते हैं। इसलिए चैप्टर इनडायरेक्टली रिमाइंड करता है कि पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाएं, कैश फ्लो पॉजिटिव रखें, अननेसेसरी डेट कंट्रोल करें और कंसिस्टेंट लर्निंग करें। नरेटिव के एंड में एक पावरफुल रियलाइजेशन मिलता है।
सफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर होना एक डेस्टिनेशन नहीं, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। मार्केट चेंज होता रहता है, इकोनॉमी इवॉल्व होती रहती है और नए टूल्स आते रहते हैं। अगर आप स्टैग्नेंट हो गए तो आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ही रियल सफिस्टिकेशन है। अंत में मैसेज ये है कि हर इंसान के पास चॉइस है। आप बेसिक लेवल पर रह सकते हैं और दूसरों पर डिपेंड कर सकते हैं, या फिर अपने आप को एजुकेट करके नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। सफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर बनना ग्लैमरस लग सकता है, लेकिन उसकी फाउंडेशन पेशेंस, लर्निंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि आप सिर्फ पैसा लगाने वाले नहीं बल्कि सिस्टम समझने वाले इन्वेस्टर बनेंगे, तब आपकी फाइनेंशियल जर्नी एक नए डायमेंशन में एंटर करती है। ये चैप्टर एक इन्विटेशन है अपने आप को चैलेंज करने का, अपनी फाइनेंशियल सोच को डीपन करने का और ग्रेजुअली उस एलीट कैटेगरी की तरफ बढ़ने का जहां क्लैरिटी, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस तीनों साथ चलते हैं। सफिस्टिकेशन का मतलब सिर्फ वेल्थ नहीं बल्कि विजडम है, और जब वेल्थ और विजडम एक साथ आते हैं तब इन्वेस्टिंग सिर्फ अर्निंग का टूल नहीं, फ्रीडम का रास्ता बन जाता है। एक इनसाइड इन्वेस्टर वो होता है जो बाहर खड़े होकर गेस नहीं करता बल्कि अंदर रहकर क्रिएशन प्रोसेस का हिस्सा बनता है। नैरेटिव की शुरुआत एक सिंपल कॉन्ट्रास्ट से होती है, बाहर का इन्वेस्टर और अंदर का इन्वेस्टर। बाहर का इन्वेस्टर यूजुअली पब्लिक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। वो न्यूज़ देखता है, एक्सपर्ट ओपिनियंस फॉलो करता है और ट्रेंड्स पर रिएक्ट करता है। उसका रोल ज़्यादातर स्पेक्टेटर जैसा होता है। वो किसी और के बनाए हुए सिस्टम में एंट्री लेता है जब कंपनी ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी होती है। उसका कंट्रोल लिमिटेड होता है और इन्फॉर्मेशन भी फिल्टर्ड होती है। इसके ऑपोजिट इनसाइड इन्वेस्टर वो होता है जो बिजनेस के क्रिएशन फेज में इन्वॉल्व होता है। वो कंपनी के शुरुआती डिसीजंस, ग्रोथ प्लानिंग और स्ट्रक्चर डिजाइन का हिस्सा बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर इनसाइड इन्वेस्टर इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग करता है। यहाँ कॉन्सेप्ट का फोकस लीगल और स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट पर है, जैसे किसी स्टार्टअप में अर्ली स्टेज पर इन्वेस्ट करना, किसी बिजनेस को डेवलप करने में पार्टनर बनना या खुद एंटरप्रेन्योर होकर अपने वेंचर में ओनरशिप लेना। चैप्टर का टोन रीडर को एक नए लेवल की सोच की तरफ ले जाता है। ये बताता है कि जब आप सिर्फ बाहर से इन्वेस्ट करते हैं तो आप लिमिटेड रिवॉर्ड और लिमिटेड कंट्रोल एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब आप इनसाइड पोजीशन लेते हैं तो आप रिस्क भी ज़्यादा लेते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, लेकिन रिवॉर्ड का पोटेंशियल भी कई गुना बढ़ जाता है। ये हाई लेवल गेम है जहां नॉलेज और इन्वॉल्वमेंट दोनों ज़रूरी हैं। नैरेटिव में एक गहरा मैसेज ये है कि इनसाइड इन्वेस्टर बनना एक मेंटल शिफ्ट है। पहले आपको अपने आप को सिर्फ एम्प्लॉई या कंज्यूमर के रूप में देखना बंद करना होगा। जब तक आप सिर्फ सैलरी और स्पेंडिंग के साइकिल में फंसे रहेंगे तब तक आपको सिस्टम के अंदर जाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप ओनरशिप की तरफ बढ़ते हैं तब आप ग्रेजुअली इनसाइड सर्कल में एंट्री करते हैं। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि इनसाइड इन्वेस्टर होने का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं, इसका मतलब वैल्यू ऐड करना है। अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और साथ में अपनी स्किल्स, नेटवर्क या एक्सपीरियंस भी देते हैं तो आपका रोल स्ट्रांग हो जाता है। आप सिर्फ शेयर होल्डर नहीं बल्कि स्टेक होल्डर बन जाते हैं। ये इन्वॉल्वमेंट ही डिफरेंस क्रिएट करता है। नैरेटिव ये भी हाईलाइट करता है कि इन्फॉर्मेशन का फ्लो इनसाइड इन्वेस्टर के लिए अलग होता है। जब आप सिस्टम के अंदर होते हैं तो आपको रॉ डेटा मिलता है, ग्राउंड रियलिटी समझ आती है और डिसीजंस की रीजनिंग क्लियर होती है। बाहर का इन्वेस्टर सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स देखकर रिएक्ट करता है, लेकिन इनसाइड इन्वेस्टर प्रोसेस को देखकर प्रोएक्टिव डिसीजंस लेता है। चैप्टर एक वार्निंग भी देता है कि इनसाइड लेवल पर जाने के लिए प्रिपरेशन जरूरी है। अगर फाइनेंशियल लिटरेसी स्ट्रांग नहीं है, अगर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग वीक है तो अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग डेंजरस हो सकता है। इसीलिए फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, कैश फ्लो मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। इनसाइड इन्वेस्टर बनना ग्लैमरस लग सकता है, लेकिन बिना तैयारी के ये रिस्की हो सकता है। नैरेटिव का एक और स्ट्रॉन्ग थीम ये है कि इनसाइड इन्वेस्टर अपनी डेस्टिनी का आर्किटेक्ट होता है। वो सिर्फ मार्केट के मूड पर डिपेंड नहीं करता। अगर इकोनॉमी स्लो है तो भी वो नए आइडियाज़ क्रिएट कर सकता है। अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो वो इनोवेशन ला सकता है। यहाँ से इन्वेस्टिंग रिएक्टिव नहीं, क्रिएटिव प्रोसेस बन जाती है। इस चैप्टर में नेटवर्किंग और रिलेशनशिप्स का भी इंपॉर्टेंस बताया गया है। इनसाइड अपॉर्चुनिटीज़ अक्सर ट्रस्ट और कनेक्शन से मिलती हैं। जब लोग आपको केपेबल और रिलायबल समझते हैं तभी वो आपको अर्ली डील्स में इनवाइट करते हैं। इसीलिए रेप्यूटेशन और क्रेडिबिलिटी भी एक एसेट बन जाती है। नैरेटिव धीरे धीरे ये रियलाइजेशन लाता है कि इनसाइड इन्वेस्टर बनना एक जर्नी है। आप सीधा टॉप लेवल पर नहीं पहुंचते। पहले आप स्मॉल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, फिर ग्रेजुअली लार्जर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। हर एक्सपीरियंस आपको रिफाइन करता है, हर मिस्टेक आपको स्मार्टर बनाती है। एक इमोशनल एंगल भी यहाँ नजर आता है। जब आप किसी बिजनेस को ग्राउंड से ग्रो होते देखते हैं और उसमें आपका कंट्रीब्यूशन होता है तो सैटिस्फैक्शन सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती, वो क्रिएटिव और पर्सनल फुलफिलमेंट भी होता है। ये फीलिंग बाहर के पैसिव इन्वेस्टिंग से डिफरेंट होती है। चैप्टर के एंड में मैसेज क्लियर है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ और कंट्रोल चाहते हैं तो आपको सिस्टम के अंदर जाना होगा। ये हर किसी के लिए नहीं, क्योंकि ये करेज, पेशेंस और डिसिप्लिन डिमांड करता है।
लेकिन अगर आप सीखने को रेडी हैं, रिस्क को समझने को रेडी हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी हैं, तो इनसाइड इन्वेस्टर का पाथ ओपन हो सकता है। अंत में ये चैप्टर एक इन्विटेशन जैसा लगता है। वो कहता है कि आप अपने आप से पूछें, क्या मैं सिर्फ स्पेक्टेटर रहना चाहता हूं या क्रिएटर बनना चाहता हूं? क्या मैं सिर्फ दूसरों के बनाए हुए अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करूंगा या खुद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करूंगा? ये चॉइस ही आपको बाहर से अंदर की तरफ मूव कर सकती है। द इनसाइड इन्वेस्टर सिर्फ इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी का चैप्टर नहीं, बल्कि आइडेंटिटी का चैप्टर है। जब आप अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करते हैं फ्रॉम एम्प्लॉय माइंडसेट टू ओनर माइंडसेट, तब आप ग्रेजुअली उस सर्कल में एंटर करते हैं जहां डिसीजंस क्रिएट होते हैं, जहां ग्रोथ डिजाइन होती है और जहां रियल वेल्थ का फाउंडेशन रखा जाता है। ये जर्नी चैलेंजिंग है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहें तो ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के एक नए लेवल तक ले जा सकती है। द अल्टीमेट इन्वेस्टर एक ऐसा चैप्टर है जो इन्वेस्टिंग की जर्नी को उसके सबसे हाईएस्ट लेवल तक ले जाता है। यहाँ बात सिर्फ पैसा कमाने या एसेट्स खरीदने तक लिमिटेड नहीं रहती। यहाँ फोकस होता है उस स्टेज पर पहुँचने का जहाँ इंसान सिर्फ इन्वेस्टर नहीं, बल्कि क्रिएटर, विजनरी और सिस्टम बिल्डर बन जाता है। अल्टीमेट इन्वेस्टर वो होता है जो मार्केट का हिस्सा बनने के बजाय मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है। नैरेटिव की शुरुआत एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से होती है। ज़्यादातर लोग इन्वेस्टिंग को एक साइड एक्टिविटी समझते हैं। वो अपनी जॉब या बिजनेस से पैसा कमाते हैं और फिर उसका कुछ हिस्सा कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अल्टीमेट इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टिंग प्राइमरी आइडेंटिटी होती है। वो हर चीज़ को इन्वेस्टमेंट के लेंस से देखता है, टाइम, रिलेशनशिप्स, आइडियाज़, नॉलेज, सब कुछ। उसका दिमाग हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी और वैल्यू क्रिएशन देखने लगता है। अल्टीमेट इन्वेस्टर बनना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। पहले इंसान बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन सीखता है, फिर वो सोफिस्टिकेटेड लेवल पर पहुंचता है जहां वो नंबर्स और स्ट्रक्चर्स को समझता है। उसके बाद वो इनसाइड लेवल पर आता है जहां वो डील्स और बिजनेसेस के क्रिएशन फेस का हिस्सा बनता है। लेकिन अल्टीमेट लेवल पर इंसान खुद सिस्टम डिज़ाइन करता है। वो सिर्फ किसी और के बिजनेस में पार्टनर नहीं बनता, बल्कि नए वेंचर्स क्रिएट करता है जिसमें दूसरे लोग इन्वेस्ट करते हैं। इस चैप्टर का एक स्ट्रॉन्ग थीम लीडरशिप है। अल्टीमेट इन्वेस्टर सिर्फ पैसा मैनेज नहीं करता, वो लोगों को लीड करता है। वो टीम्स बिल्ड करता है, एक्सपर्ट्स को साथ लाता है और एक विजन सेट करता है। यहाँ से इन्वेस्टिंग एक कलेक्टिव एफर्ट बन जाती है। वो समझता है कि बड़ा गेम अकेला नहीं खेला जा सकता, इसलिए वो टैलेंट को अट्रैक्ट करता है और उनके स्ट्रेंथ्स का यूज़ करता है। नैरेटिव में ये भी हाईलाइट होता है कि अल्टीमेट इन्वेस्टर रिस्क को एक नेचुरल कंपेनियन के रूप में एक्सेप्ट करता है। वो रिस्क से भागता नहीं, लेकिन उसे ब्लाइंडली एम्ब्रेस भी नहीं करता। वो कैलकुलेटेड डिसीजंस लेता है। वो जानता है कि हर नई क्रिएशन में अनसर्टेनिटी होगी, लेकिन अगर प्रिपरेशन स्ट्रांग है और टीम केपेबल है तो अनसर्टेनिटी मैनेजेबल बन सकती है। इस लेवल पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अल्टीमेट इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से डिस्टर्ब नहीं होता। उसका फोकस डेकेड्स पर होता है, सिर्फ क्वार्टर्स पर नहीं। वो ऐसे स्ट्रक्चर्स क्रिएट करता है जो सस्टेनेबल हों, जो इकोनॉमिक साइकिल्स को सर्वाइव कर सकें। यहाँ पेशेंस और परसिस्टेंस सबसे बड़े एसेट्स बन जाते हैं। चैप्टर का टोन रीडर को इंस्पायर करता है कि इन्वेस्टिंग को सिर्फ मनी गेम ना समझे। अल्टीमेट इन्वेस्टर के लिए वेल्थ का मतलब सिर्फ पर्सनल लग्जरी नहीं होता। वो इम्पैक्ट के बारे में सोचता है, वो जॉब्स क्रिएट करता है, कम्युनिटीज़ डेवलप करता है और नए इनोवेशंस को सपोर्ट करता है। इस तरह से वेल्थ एक पॉजिटिव फोर्स बन सकती है। नैरेटिव में एक इमोशनल लेयर भी है। जब इंसान अल्टीमेट लेवल पर पहुंचता है तो उसकी आइडेंटिटी चेंज हो चुकी होती है। वो फियर ड्रिवन डिसीजंस नहीं लेता, वो स्कैरसिटी से ऑपरेट नहीं करता। उसका माइंडसेट अबंडेंस पर बेस्ड होता है। वो अपॉर्चुनिटीज़ देखने लगता है जहां दूसरे लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हैं। ये मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन ही उसकी रियल स्ट्रेंथ होती है। इस चैप्टर में रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी डीपली प्रेजेंट है। जितना बड़ा स्केल, उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अल्टीमेट इन्वेस्टर को सिर्फ अपने रिटर्न्स की चिंता नहीं होती, उसको अपने पार्टनर्स, एम्प्लॉयज़ और इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस का भी ध्यान रखना होता है। ट्रस्ट यहाँ सबसे बड़ा कैपिटल होता है। अगर ट्रस्ट टूट जाए तो सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। इसलिए इंटेग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी क्रिटिकल हो जाते हैं। नैरेटिव ग्रेजुअली ये रियलाइजेशन लाता है कि अल्टीमेट इन्वेस्टर बनना कोई फिक्स्ड डेस्टिनेशन नहीं, ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। मार्केट बदलता है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, रेगुलेशंस शिफ्ट होते हैं। अगर इंसान लर्निंग बंद कर दे तो वो पीछे रह सकता है। इसलिए कंटिन्यूअस एजुकेशन और अडेप्टेबिलिटी एसेंशियल है। एक और पावरफुल मैसेज ये है कि अल्टीमेट इन्वेस्टर अपने टाइम को सबसे वैल्यूएबल एसेट समझता है। वो हर चीज़ खुद नहीं करता, वो डेलीगेशन और लेवरेज यूज़ करता है। वो ऐसे सिस्टम्स बिल्ड करता है जो उसके बिना भी ऑपरेट कर सकें। यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम रियल सेंस में अचीव होती है, जब आपका पैसा और सिस्टम आपके लिए काम करता है, बिना आपकी कांस्टेंट प्रेजेंस के। चैप्टर के एंड में एक अपलिफ्टिंग मैसेज मिलता है।
हर इंसान में पोटेंशियल होता है कि वो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को हायर लेवल तक ले जा सके, लेकिन इसके लिए क्लैरिटी, डिसिप्लिन और करेज चाहिए। अल्टीमेट इन्वेस्टर बनना ग्लैमरस लग सकता है, लेकिन उसकी फाउंडेशन ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन और सेल्फ डेवलपमेंट पर टिकती है। अंत में ये चैप्टर एक विजन क्रिएट करता है। वो कहता है कि अगर आप अपनी सोच को एक्सपैंड करते हैं, अपनी स्किल्स को रिफाइन करते हैं और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेते हैं, तो आप भी ग्रेजुअली उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं जहां आप सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि क्रिएटर बन जाते हैं। अल्टीमेट इन्वेस्टर होना सिर्फ वेल्थ का सिंबल नहीं, बल्कि विजडम, लीडरशिप और इम्पैक्ट का सिंबल है। ये नैरेटिव इन्वेस्टिंग को एक जर्नी के रूप में प्रेजेंट करता है, बिगिनर से सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड से इनसाइड और इनसाइड से अल्टीमेट तक। हर स्टेज पर ग्रोथ होती है, चैलेंजेस होते हैं और लर्निंग होती है। जो इंसान कंसिस्टेंट रहता है और अपनी आइडेंटिटी को इवॉल्व करता रहता है, वही इवेंचुअली उस हाईएस्ट लेवल को टच करता है। अल्टीमेट इन्वेस्टर का कोर मैसेज सिंपल है, इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा लगाने का काम नहीं, बल्कि अपनी सोच और अपनी दुनिया को एक्सपैंड करने का प्रोसेस है। जब आप अपनी लिमिटेशंस को तोड़ते हैं और विजन को बड़ा करते हैं, तब आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के आर्किटेक्ट बन जाते हैं, और वही अल्टीमेट इन्वेस्टिंग का रियल एसेंस है। हाउ टू गेट रिच स्लोली एक ऐसा चैप्टर है जो आज के फास्ट पेस्ड दुनिया के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, जहां हर जगह जल्दी अमीर बनो, ओवरनाइट सक्सेस और इंस्टेंट प्रॉफिट जैसे स्लोगन सुनने को मिलते हैं। वहीं ये चैप्टर पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सोच की बात करता है। ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव देता है जो ग्लैमरस नहीं लगता, लेकिन प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल होता है। नैरेटिव की शुरुआत इस रियलाइजेशन से होती है कि लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन प्रोसेस को इग्नोर कर देते हैं। बहुत लोग क्विक गेन्स के चक्कर में रिस्की डिसीजंस ले लेते हैं, कभी टिप्स फॉलो करते हैं, कभी स्पेकुलेशन में पैसा लगा देते हैं, और जब लॉस होता है तो मार्केट को ब्लेम करते हैं। ये साइकिल रिपीट होती रहती है। चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि असली वेल्थ एक्साइटमेंट से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। स्लोली शब्द यहाँ वीकनेस का सिंबल नहीं है, ये स्ट्रेंथ का सिंबल है। धीरे धीरे अमीर बनना मतलब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना। पहले फाइनेंशियल एजुकेशन डेवलप करना, फिर डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग हैबिट्स बनाना, फिर एसेट्स को पेशेंटली ग्रो होने देना। ये एक ऑर्गेनिक ग्रोथ जैसा प्रोसेस है। जैसे पेड़ को रोज पानी देना पड़ता है, वैसे ही वेल्थ को रेगुलर अटेंशन और केयर चाहिए होती है। नैरेटिव में कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट इनडायरेक्टली फील होता है। जब पैसा टाइम के साथ ग्रो करता है और उसका ग्रोथ भी ग्रो होने लगता है, तब रियल मैजिक होता है। लेकिन ये मैजिक तभी होता है जब इंसान इम्पेशेंट ना हो। अगर आप बीच में ही इन्वेस्टमेंट तोड़ देंगे या शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से डरकर बाहर निकल जाएंगे, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिस हो सकता है। चैप्टर ये भी समझाता है कि स्लो वेल्थ बिल्डिंग एक मेंटल ट्रेनिंग है। आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने पड़ते हैं। जब मार्केट ऊपर हो तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होता है, जब मार्केट नीचे हो तो पैनिक से बचना होता है। इस इमोशनल स्टेबिलिटी के बिना स्लो ग्रोथ पॉसिबल नहीं। डिसिप्लिन ही यहाँ सबसे बड़ा एसेट होता है। नैरेटिव का एक और इंपॉर्टेंट लेयर हैबिट्स का है। डेली हैबिट्स ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स क्रिएट करती हैं। अगर आप रेगुलर सेविंग्स करते हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस कंट्रोल करते हैं और इनकम का एक फिक्स्ड हिस्सा एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो टाइम के साथ पैटर्न स्ट्रांग हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन वही बोरिंग कंसिस्टेंसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाती है। इस चैप्टर में एक सटल कॉन्ट्रास्ट भी है फास्ट मनी और रियल वेल्थ के बीच। फास्ट मनी कभी कभी लक से आ सकता है, लेकिन रियल वेल्थ सिस्टम से आती है। सिस्टम का मतलब है प्लान, स्ट्रक्चर और रूटीन। स्लो प्रोसेस आपको सिस्टम बिल्ड करने का मौका देता है। जब सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, तब वेल्थ ऑटोमेटिक ग्रो होने लगती है। नैरेटिव ये भी हाईलाइट करता है कि धीरे अमीर बनना कैरेक्टर बिल्ड करता है। जब आप स्ट्रगल के फेज से गुजरते हैं, जब आप पेशेंस प्रैक्टिस करते हैं और जब आप अपने गोल्स पर टिके रहते हैं, तब आप इंटरनली स्ट्रांग होते हैं। ये इंटरनल ग्रोथ एक्सटर्नल वेल्थ से ज्यादा वैल्यूएबल होती है, क्योंकि अगर पैसा अचानक आ भी जाए और कैरेक्टर स्ट्रांग ना हो, तो पैसा टिक नहीं पाता। चैप्टर का टोन प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड है। ये अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस नहीं करता। ये एक्सेप्ट करता है कि टाइम लगता है, लेकिन ये भी बताता है कि जो लोग स्लो अप्रोच फॉलो करते हैं, उनके पास स्टेबिलिटी होती है। उनका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग होता है कि इकोनॉमिक डाउनटर्न्स भी उन्हें ईजिली डिस्टर्ब नहीं करते। इस नैरेटिव में लॉन्ग टर्म विजन का इंपॉर्टेंस बार बार रिफ्लेक्ट होता है। अगर आपका फोकस सिर्फ आज पर है, तो आप जल्दी डिसीजंस लेंगे, लेकिन अगर आप 10-20 साल आगे सोच रहे हैं, तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली काम हो जाता है। यही पर्सपेक्टिव स्लो वेल्थ बिल्डिंग का सीक्रेट है। एक और गहरा मैसेज ये है कि स्लो प्रोसेस में लर्निंग कंटिन्यूअसली होती रहती है। आप हर साल थोड़ा और स्मार्ट होते जाते हैं। आप मिस्टेक से सीखते हैं और अपने प्लान को रिफाइन करते रहते हैं। ये ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का बेस बन जाता है। नैरेटिव का इमोशनल एंगल भी स्ट्रांग है।
जब आप धीरे धीरे प्रोग्रेस देखते हैं, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आपको अपने सिस्टम पर ट्रस्ट होने लगता है। यही ट्रस्ट आपको लॉन्ग रेस में बनाए रखता है। चैप्टर के एंड में एक पावरफुल रियलाइजेशन मिलता है कि स्लो अप्रोच बोरिंग हो सकती है लेकिन रिलायबल होती है। फास्ट लेन में एक्साइटमेंट होती है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है। स्लो लेन में पेशेंस होती है लेकिन सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी भी होती है। अंत में ये मैसेज क्लियर हो जाता है कि हाउ टू गेट रिच स्लोली सिर्फ इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी नहीं, लाइफ फिलॉसफी है। ये सिखाता है कि कंसिस्टेंसी ग्लैमर से ज़्यादा पावरफुल होती है, डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज़्यादा स्ट्रांग होता है और लॉन्ग टर्म विजन शॉर्ट टर्म थ्रिल से ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है। वेल्थ बनाना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो लोग मैराथन माइंडसेट अडॉप्ट करते हैं वही फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं। धीरे धीरे चलने का मतलब रुकना नहीं होता, इसका मतलब है स्टेबल पेस मेंटेन करना। और जब पेस स्टेबल होता है तब जर्नी सिक्योर और मीनिंगफुल बन जाती है। ये चैप्टर एक रिमाइंडर है कि अगर आप ट्रूली रिच बनना चाहते हैं तो जल्दी नहीं, सही डायरेक्शन चूज करें। टाइम को अपना दोस्त बनाएं, डिसिप्लिन को अपना टूल बनाएं और पेशेंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन स्ट्रॉन्ग तरीके से अमीर बनना ही रियल सक्सेस है। कीप योर डे जॉब एंड स्टिल बिकम रिच एक ऐसा चैप्टर है जो उन लोगों के लिए होप और क्लैरिटी दोनों लेकर आता है जो सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए उन्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। बहुत लोगों के दिमाग में ये बिलीफ होता है कि सिर्फ एंटरप्रेन्योर या फुल टाइम बिजनेसमैन ही रियल वेल्थ क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये चैप्टर एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देता है। ये बताता है कि आप अपनी रेगुलर जॉब कंटिन्यू करते हुए भी स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हैं। नैरेटिव की शुरुआत एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से होती है। हर इंसान के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फैमिली, बिल्स, एजुकेशन, लोन्स। सब लोग रिस्क लेकर तुरंत बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। अगर कोई सिर्फ एक्साइटमेंट में जॉब छोड़ दे और क्लियर प्लान ना हो तो फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ सकता है। इसलिए ये चैप्टर इम्पल्सिव डिसीजंस के खिलाफ सटल वार्निंग देता है। ये कहता है कि स्टेबिलिटी को सैक्रिफाइस करने की जगह उसे स्मार्ट तरीके से लेवरेज करो। डे जॉब को यहाँ एनिमी नहीं, टूल के रूप में प्रेजेंट किया गया है। आपकी सैलरी एक स्टेडी कैश फ्लो प्रोवाइड करती है। ये कैश फ्लो आपके एक्सपेंसेस कवर करता है और आपको इन्वेस्ट करने का बेस देता है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो आप अपनी इनकम का एक पोर्शन एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे ये एसेट्स आपके लिए एडिशनल इनकम जनरेट करने लगते हैं। यहाँ से सेकेंड स्ट्रीम ऑफ इनकम क्रिएट होती है। चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि प्रॉब्लम जॉब नहीं होती, प्रॉब्लम माइंडसेट होता है। अगर आप सिर्फ पे चेक पे डिपेंड रहना चाहते हैं और अपना सारा पैसा कंजम्पशन में खर्च कर देते हैं तो ग्रोथ लिमिटेड रहेगी। लेकिन अगर आप जॉब को एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में देखते हैं और कॉन्शियसली एसेट्स बिल्ड करते हैं तो आप ग्रेजुअली अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। नैरेटिव में एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस डिसिप्लिन पर है। आपका डे जॉब आपको रूटीन देता है, स्ट्रक्चर देता है। अगर आप उस रूटीन का यूज़ फाइनेंशियल एजुकेशन सीखने में करें, वीकेंड पर प्लानिंग करें और अपने गोल्स पर फोकस रखें तो आप डुअल ट्रैक पर चल सकते हैं, एक ट्रैक स्टेबिलिटी का और दूसरा ग्रोथ का। इस चैप्टर में ये भी हाईलाइट होता है कि साइड में छोटी शुरुआत करना पावरफुल हो सकता है। आपको एक ही दिन में बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने की ज़रूरत नहीं। आप छोटे इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में एंट्री कर सकते हैं या किसी बिजनेस में माइनॉरिटी स्टेक ले सकते हैं। ग्रेजुअल अप्रोच ही रिस्क को मैनेजेबल बनाती है। नैरेटिव का इमोशनल एंगल भी क्लियर है। बहुत लोग अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और सोचते हैं कि फ्रीडम सिर्फ रिज़ाइन करने में है, लेकिन ये चैप्टर बताता है कि रियल फ्रीडम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से आती है, ना कि सिर्फ जॉब छोड़ने से। अगर आप बिना बैकअप के जॉब छोड़ते हैं तो प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन अगर आपने एसेट्स बिल्ड कर लिए हैं जो इनकम जनरेट करते हैं तब जॉब छोड़ना चॉइस बन जाता है, मजबूरी नहीं। इस चैप्टर में पेशेंस का कॉन्सेप्ट भी रिपीट होता है। डे जॉब के साथ वेल्थ बिल्ड करना स्लो प्रोसेस है। आपको डेली कंसिस्टेंसी चाहिए, हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट करना, हर साल अपनी नॉलेज इंप्रूव करना और लॉन्ग टर्म विजन मेंटेन करना। ये प्रोसेस ग्लैमरस नहीं होता लेकिन सस्टेनेबल होता है। नैरेटिव ये भी समझाता है कि जॉब आपको स्किल्स डेवलप करने का प्लेटफॉर्म देती है। कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मैनेजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे स्किल्स आप फ्यूचर वेंचर्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी जॉब को सिर्फ कंप्लेंट के रूप में देखते हैं तो आप अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं, लेकिन अगर आप उसे ट्रेनिंग ग्राउंड समझकर अप्रोच करते हैं तो आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर करते हैं। एक और गहरा मैसेज ये है कि रिस्क को स्मार्टली मैनेज करना चाहिए। डे जॉब आपको सेफ्टी नेट देती है। जब आप साइड इन्वेस्टमेंट्स एक्सप्लोर करते हैं तो आप इमोशनल प्रेशर के बिना डिसीजंस ले सकते हैं। अगर कोई एक्सपेरिमेंट फेल भी हो जाए तो आपका प्राइमरी इनकम सोर्स सिक्योर रहता है। ये साइकोलॉजिकल कंफर्ट आपको बेटर थिंकर बनाता है। चैप्टर का टोन प्रैक्टिकल ऑप्टिमिज्म से भरा हुआ है। ये अनरियलिस्टिक प्रॉमिस नहीं करता कि हर कोई इंस्टेंटली रिच हो जाएगा। ये बस इतना कहता है कि अगर आप कॉन्शियसली अपने डे जॉब को सपोर्ट सिस्टम बनाकर एसेट्स क्रिएट करते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल ट्रेजेक्ट्री चेंज कर सकते हैं। नैरेटिव के एंड में एक एम्पावरिंग थॉट मिलता है।
आपको 2 एक्सट्रीम्स में चूज करने की ज़रूरत नहीं, या तो जॉब या तो बिजनेस। आप दोनों को इंटेलिजेंटली बैलेंस कर सकते हैं। जब तक आपका एसेट बेस स्ट्रांग नहीं हो जाता, तब तक जॉब आपका पार्टनर हो सकती है, और जब एसेट्स इतना ग्रो हो जाएं कि वो आपके एक्सपेंसेस कवर कर सकें, तब आपके पास चॉइस होगी कि आप जॉब कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। अंत में मैसेज सिंपल है, अमीर बनना एक स्ट्रैटेजी का गेम है, सिर्फ करेज का नहीं। डे जॉब को एनिमी समझने की जगह उसे लैडर बना दें। डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करें, अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूव करें और लॉन्ग टर्म विजन मेंटेन करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका साइड इनकम ग्रो हो रहा है और आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस स्ट्रांग हो रही है। कीप योर डे जॉब एंड स्टिल बिकम रिच एक रियलिस्टिक और ग्राउंडेड फिलॉसफी देता है। ये बताता है कि वेल्थ क्रिएशन के लिए ड्रामेटिक जंप जरूरी नहीं, स्मार्ट प्लानिंग, पेशेंस और कंसिस्टेंट एक्शन से भी आप अपने सपनों की तरफ बढ़ सकते हैं। जब आप स्टेबिलिटी और एम्बिशन को बैलेंस करते हैं, तब आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सिक्योर और पावरफुल बना सकते हैं। दी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट एक ऐसा चैप्टर है जो इन्वेस्टिंग को सिर्फ पैसा लगाने की एक्टिविटी से उठाकर एक क्रिएटिव जर्नी बना देता है। यहाँ फोकस नंबर्स से ज़्यादा माइंडसेट पर है। ये बताता है कि असली वेल्थ उन लोगों के पास जाती है जिनके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट होती है, यानी वो जज्बा जो अपॉर्चुनिटी को पहचानता है, रिस्क को समझता है और नए आइडियाज़ को रियलिटी में बदलने का हौसला रखता है। नैरेटिव की शुरुआत इस बात से होती है कि हर इंसान के अंदर एक क्रिएटिव पोटेंशियल होता है। बचपन में जब हम नए गेम्स इन्वेंट करते थे, नए तरीके से सोचते थे, तब हम नेचुरली एंटरप्रेन्योरियल होते थे। लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी, एजुकेशन सिस्टम और जॉब कल्चर हमें सेफ रहना सिखाता है। हम रिस्क से बचने लगते हैं और सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देने लगते हैं। एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट धीरे धीरे बैकग्राउंड में चली जाती है। ये चैप्टर याद दिलाता है कि इन्वेस्टिंग के हाईएस्ट लेवल पर सिर्फ पैसा का गेम नहीं होता, बल्कि क्रिएशन का गेम होता है। एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट का मतलब होता है प्रॉब्लम्स को देखकर कंप्लेन ना करना, बल्कि सल्यूशन ढूंढना। जहां दूसरे लोग ऑब्स्टिकल्स देखते हैं, वहां एंटरप्रेन्योर पॉसिबिलिटीज देखता है। ये डिफरेंस ही वेल्थ क्रिएशन का सीड होता है। नैरेटिव में एक स्ट्रॉन्ग थीम करेज का है। एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगेगा, डर सबको लगता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि एंटरप्रेन्योर फियर के बावजूद एक्शन लेता है। वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। वो एक्सेप्ट करता है कि फेलियर हो सकता है, लेकिन फेलियर को लर्निंग प्रोसेस का पार्ट मानता है। इस चैप्टर में ये भी समझाया गया है कि एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट सिर्फ बिजनेस शुरू करने तक लिमिटेड नहीं, आप एम्प्लॉय हो के भी एंटरप्रेन्योरियल सोच रख सकते हैं। अगर आप अपने काम में इनोवेशन लाते हैं, नए आइडियाज़ प्रपोज करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आप अपनी स्पिरिट को जिंदा रखते हैं। ये माइंडसेट आपको फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्रिपेयर करता है। नैरेटिव का एक और गहरा लेयर ओनरशिप का है। एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। जब चीज़ें गलत होती हैं तो ब्लेम गेम नहीं करना, जब चीज़ें सही होती हैं तो टीम को क्रेडिट देना। ये लीडरशिप का फाउंडेशन है। इन्वेस्टर के लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि बड़े डील्स और वेंचर्स में ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। चैप्टर ये भी हाईलाइट करता है कि एंटरप्रेन्योर हर चीज़ को रिसोर्स के रूप में देखता है। टाइम, नॉलेज, नेटवर्क सब एसेट्स होते हैं। अगर पैसा कम भी हो तो क्रिएटिविटी और डिटर्मिनेशन से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं। ये अबंडेंस माइंडसेट ही रियल डिफरेंस बनाता है। नैरेटिव में इनोवेशन का कॉन्सेप्ट भी सेंट्रल है। मार्केट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। जो लोग सिर्फ पुराने फॉर्मूलाज पर डिपेंड करते हैं, वो धीरे धीरे इररेलेवेंट हो जाते हैं। एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट वाले लोग चेंज को एम्ब्रेस करते हैं। वो नए ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं, टेक्नोलॉजी को समझते हैं और अडैप्ट करते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और सक्सेस का बेस है। इस चैप्टर का इमोशनल टोन इंस्पायरिंग है। ये रीडर को एनकरेज करता है कि वो अपने अंदर के एंटरप्रेन्योर को आइडेंटिफाई करे। शायद आपके पास अभी बड़ा कैपिटल ना हो, लेकिन आपके पास आइडिया हो सकता है। शायद आपके पास एक्सपीरियंस हो सकता है। शायद आपके पास स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक हो सकता है। ये सब मिलकर एक फाउंडेशन बना सकते हैं। नैरेटिव ये भी बताता है कि एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट डिसिप्लिन के बिना अधूरा है। सिर्फ एक्साइटमेंट और पैशन से काम नहीं चलता। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और परसिस्टेंस ज़रूरी होते हैं। कई बार आइडिया ब्रिलियंट होता है, लेकिन फॉलो थ्रू वीक होता है। एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट का रियल टेस्ट तब होता है जब चैलेंजेस आते हैं। जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, वही इवेंचुअली ब्रेक थ्रू अचीव करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि एंटरप्रेन्योर फेलियर को परमानेंट लेबल नहीं मानता। वो उसे फीडबैक समझता है। हर गलती एक लेसन देती है। हर सेटबैक एक नया डायरेक्शन सजेस्ट करता है। ये रेजिलियंसी स्पिरिट को स्ट्रांग बनाती है। चैप्टर के एंड में एक एम्पावरिंग रियलाइजेशन मिलता है। एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट कोई रेयर गिफ्ट नहीं, बल्कि डेवलप की जा सकने वाली क्वालिटी है। जब आप कॉन्शियसली अपने फियर्स को चैलेंज करते हैं, जब आप नए स्किल सीखते हैं और जब आप इनिशिएटिव लेते हैं, तब आप अपने स्पिरिट को स्ट्रेंथन करते हैं। अंत में मैसेज क्लियर है। इन्वेस्टिंग का अल्टीमेट लेवल सिर्फ पैसा मल्टीप्लाई करना नहीं, बल्कि वैल्यू क्रिएट करना है। और वैल्यू क्रिएशन एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट से ही पॉसिबल है।
जब आप अपने आप को सिर्फ वर्कर नहीं बल्कि क्रिएटर के रूप में देखते हैं, तब आपकी फाइनेंशियल जर्नी एक नए डायमेंशन में एंटर करती है। द एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट एक रिमाइंडर है कि वेल्थ सिर्फ नंबर्स का रिजल्ट नहीं, बल्कि माइंडसेट का रिजल्ट है। जब आप रिस्क को समझकर एम्ब्रेस करते हैं, जब आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं और जब आप कंसिस्टेंट एक्शन लेते हैं, तब आप अपने अंदर के एंटरप्रेन्योर को जगाते हैं और वही स्पिरिट आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम और मीनिंगफुल सक्सेस की तरफ ले जा सकती है।